आज हम पानीपत के मैदान में हुए सभी युद्धों पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में पानीपत के मैदान में 3 युद्ध लड़े गए हैं और इन तीनों युद्धों का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों युद्धों ने भारतीय इतिहास को बदल करके रख दिया था। तो इन तीनों युद्धों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पानीपत है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। आज जो हरियाणा राज्य है ना, वहीं पर पानीपत नाम का एक स्थान है और वहीं पर ये तीनों युद्ध अलग अलग समय में लड़े गए थे। तो इसको मैं खाली पानीपत लिख रहा हूं, मतलब कि जो स्थान है पानीपत या कहें पानीपत का मैदान वो वही था और अलग अलग समय में अलग अलग कालखंड में अलग अलग शासकों के मध्य इस पानीपत में 3 बार लड़ाइयां लड़ी जाती है। और इन तीनों युद्धों का भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि काफी सारे बदलाव हुए थे इस पानीपत के मैदान में लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप। तो ये 3 युद्ध कब कब हुए थे तो इसको आप लोग जान लीजिएगा। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था 1526 में, इसके बाद 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था, इसके बाद 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। तो इसी कारण इसको जो है प्रथम पानीपत का युद्ध 1526, द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761, इन नामों से जाना जाता है। तो हम लोग जो है एक एक को देखेंगे। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मेरे चैनल पर पानीपत के मैदान में लड़े गए इन तीनों युद्धों का अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको भी देखना चाहो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, या मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले प्रथम पानीपत के युद्ध पर चर्चा करते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध, इसको मैं पहला नंबर डाल देता हूं। आप लोग जो है इसको प्रथम पानीपत का युद्ध या फिर पानीपत की पहली लड़ाई ये बोल सकते हो। तो जो पहली पानीपत की लड़ाई है ये कब लड़ा गया था तो 21 अप्रैल, दिन भी आपसे पूछा जाता है, तारीख भी पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत कहां पर है? हरियाणा राज्य में है। और दिल्ली, जो कि इस समय में, ये जो 1526 का समय था, इस समय में दिल्ली जो है भारतीय राजनीति का केंद्र हुआ करता था। और ये जो पानीपत है दिल्ली से काफी निकट स्थित है। दिल्ली अमृतसर जो रोड है ना, तो वहीं पर बीच में पड़ता है पानीपत। और 1526 के पहले मतलब 1526 के पहले इस भारत में, मतलब जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वहां पर सल्तनत काल चल रहा था। आप लोगों को पता ही होगा 1206 से लेकर के 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासन रहा है। तो 1526 से पहले सल्तनत काल चल रहा था। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो देखिएगा सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दिल्ली का शासक? इब्राहिम लोदी। और ये जो है लोदी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया था ना, तो उन्हीं में से एक राजवंश था लोदी वंश। सबसे पहले गुलाम आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए और आखिर में आए लोदी वंश। ये आखिर में इसलिए हुए क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और इसके वंश का ही नाश हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी ये कहां का शासक था? दिल्ली का शासक था। वहीं जो दूसरा पक्ष वो था बाबर। अबे जो बाबर था ये आक्रमणकारी था। बाबर कौन था? आक्रमणकारी था, मतलब कि ये भारत का नहीं था, भारत के बाहर का था। ये कहां का था? तो काबुल, अफगानिस्तान में एक स्थान है ना काबुल, तो वहां का ये शासक था, काबुल का शासक था, जो कि अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था ये। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है इस बीच जिससे बाबर को न्योता मिल जाता है भारत में आक्रमण करने का। क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी है ना, ये उतना योग्य शासक था नहीं। इसके शासनकाल में जो लोग थे, इसके जो अधिकारी थे, इसके जो अधीनस्थ थे, वो लोग उतने ज्यादा खुश नहीं थे। इब्राहिम लोदी से काफी जलते थे, काफी चिढ़ते थे। तो कुछ लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे। पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी। पंजाब, तो उस समय जो पंजाब है, सिंध है, ये सब जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधिकार में था। तो दौलत खां
लोदी। ये कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का सूबेदार था। और इसका जो है इब्राहिम लोदी के साथ जमता नहीं था, ये इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता था। इसका बेटा था दिलावर खां, उसका बस नाम याद रखेंगे। एक और आदमी था आलम खां, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। देखो सब एक ही जात के हैं ना, लोदी लोदी लोदी। तो आलम खां लोदी ये कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी के पिता का भाई था। इब्राहिम लोदी का पिता कौन था? सिकंदर लोदी। तो ये सिकंदर लोदी का भाई था, अर्थात सुल्तान इब्राहिम लोदी का ये चाचा था। तो ये भी जो है अपने भतीजे से जलता था, तो चाचा लिख देते हैं हम यहां पर। तो ये जो है अपने भतीजे से जलता था। तो यहां क्या होता है, जो दौलत खां लोदी है, आलम खां लोदी है, इसका बेटा दिलावर खां लोदी, तो ये सब जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। और काबुल का शासक जो कि तैमूर, जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, उसका ये वंशज था बाबर। और दूसरी तरफ ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का भी वंशज होता था। तो दोनों तरफ से इसका रिश्ता था। तो आक्रांता था, इसके पूर्वज जो है आक्रमणकारी थे। तो इन लोगों को लगता है कि हम लोग जो है काबुल के शासक बाबर को बुलाते हैं भारत, और वो जो है दिल्ली में आएगा, इब्राहिम लोदी को मार वार देगा और दिल्ली में लूटपाट करेगा, थोड़ा सा कत्लेआम करेगा, वापस चला जाएगा। तो ऐसा इनके मन में आया। तो प्लान बनाते हैं, ठीक है हम इसको न्योता देने जाते हैं, और बाबर को स्पेशली ये लोग न्योता देने जाते हैं। इसी बीच एक और व्यक्ति, राजपूत शासक राणा सांगा, कहते हैं कि राणा सांगा ने भी अपना एक दूत काबुल बाबर के पास भेजा था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता की मांग करने के लिए। तो इसका नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब जो बाबर, जो कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने में ही लगा हुआ था, भारत में भी उसकी रुचि थी, क्योंकि भारत की जो अकुल धन संपदा थी उस पर उसकी नजरें ललचाई हुई थी। तो अब भाई इसको स्पेशली न्योता मिल गया, तो ये जो है अपना पूरा सेना वगैरह लेकर के भारत पर चढ़ाई कर देता है। कहते हैं कि इसके पास केवल 12,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 12,000 सैनिक। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी। क्या लिखा है? तुजुक ए बाबरी, बाबर ने। तो तुजुक ए बाबरी में इसने लिखा है कि मैं 12,000 सैनिक लेकर के गया था। वो पुस्तक इसने खुद लिखी है। वहीं आगे चल करके अबुल फजल, फरिश्ता जैसे इतिहासकार हुए, उन्होंने भी यही लिखा है कि जो बाबर है वो 12,000 सैनिक लेकर के आया था। दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान है, इसके पास कितने सैनिक थे? तो इसके पास 1 लाख सैनिक थे। मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, 1 लाख सैनिक। लेकिन इन 1 लाख सैनिकों में लड़ने वालों की संख्या कितनी थी? बहुत कम। अधिकतर भाड़े के टट्टू थे, मतलब जो भाड़े में बुलाए गए सैनिक थे, जिनको आपातकाल में बुलाया जाता है ना, जो बिना ट्रेंड होते हैं। तो उन सब अधिकतर वैसे लोग थे जिनको अपने पैसे से मतलब था, वेतन से मतलब था। उनको ये नहीं था कि उनका जो सुल्तान है जीते या हारे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो भले इसके पास सैन्य क्षमता अधिक थी, लेकिन वो योग्य नहीं थी, वो बस भीड़ थी। और जबकि इसके पास जो 12,000 सैनिक थे ना, वो हर एक वॉरियर थे, योद्धा थे, क्योंकि काबुल का ये शासक था और इसने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी बाबर ने अपने सैनिकों के साथ। तो इनको काफी ज्यादा अनुभव था, सब वॉरियर थे, योद्धा थे। तो ये जो 12,000 सैनिक हैं 1 लाख सैनिकों पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम आप सबको पता ही होगा, क्योंकि बाबर जीत गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 12,000 सैनिक याद रखना है, इधर 1 लाख सैनिक याद रखना है। अब देखिएगा, बाबर अपने साथ ना कुछ नई नई चीजें लेकर के आया था। एक क्या था? एक नए प्रकार की युद्ध नीति लेकर के आया था, जिसको बोला जाता है तुलुगमा युद्ध नीति। तुलुगमा युद्ध नीति। इस युद्ध नीति के तहत क्या होता है कि शत्रु को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उस पर जो है प्रहार किया जाता है। तो इस युद्ध नीति ने, तुलुगमा युद्ध नीति ने बाबर का काफी हेल्प किया। और भाई इसके पास तो केवल भीड़ थी ना, तो इसके जो नियमित सैनिक थे उनके साथ ये अच्छे से लड़ने की कोशिश करता है। कौन? इब्राहिम लोदी। लेकिन युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का या फिर कहे मध्यकालीन भारत का एकमात्र शासक या सुल्तान जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, वो इब्राहिम लोदी था। तो ये हो गया तुलगमा युद्ध नीति। इसके अलावा ये अपने साथ तोप खाना भी लेकर के आया था। तोप खाना क्या होता है भाई? तोप खाना तो जो तोप है ना, जिससे गोले दागे जाते हैं,
बारूद के गोले। तो ये अपने साथ तोप खाना भी लेकर के आया था, और उस समय भारतीयों के लिए तोप खाना जो है एक नई चीज थी। वैसे भारतीय लोग बारूद वगैरह से परिचित थे, लेकिन बारूद का उपयोग इस तरह से भी किया जा सकता है ये भारतीयों को मालूम नहीं था। तो ये जो है बाबर अपने साथ लेकर के आया था तोप खाना, इससे भी बाबर को काफी हेल्प हुआ। उसने जो है ना तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि ये भी पूछा जाता है। और इसके जो तोपची थे, दो तोपचियों का नाम पूछा जाता है। एक तो इसके जो दो तोपची थे उनका नाम आप लोग अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक का नाम था उस्ताद अली, दूसरा मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा इसके तोपची थे। और तोपों को सजाने की जो विधि थी वो क्या थी? उस्मानी विधि। तो ये कुछ चीजें थी जिससे बाबर को काफी फायदा हुआ। एक तो तुलुगमा युद्ध नीति, तोप खाना, उस्मानी विधि, और इसके स्पेशल तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा। और दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोदी था, भले वह वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी जो सैन्य क्षमता संख्या में तो अधिक थी, लेकिन शक्ति और जो एक जो होता है ना, मतलब जो क्या कहते हैं, अनुशासनहीन सैनिक थे ये, मतलब भीड़ था बिल्कुल। तो ये जो है हार जाता है, युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है, और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो जाता है। तो ये जो है पानीपत की पहली लड़ाई। इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम क्या हुआ? पहला तो ये कि जो लोदी वंश है इसका खात्मा हो जाता है, लोदी वंश समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी खात्मा हो जाता है। दिल्ली सल्तनत जो कि पिछले 320 वर्षों से भारत पर शासन कर रहा है, वो जो है समाप्त हो जाता है। 1206 से शुरू हुआ था ना दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों का शासनकाल, वो 1526 में समाप्त हो जाता है। किस कारण? पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण। तो पानीपत के युद्ध का पहला परिणाम ये कि दिल्ली सल्तनत का सफाया हो गया, खात्मा हो गया। दूसरा चीज, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। जो बाबर था वो क्या था? मुगल था ना। तो ये जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो दो चीजें हुई जो कि काफी महत्वपूर्ण थी। अगर यहां पर बाबर हार जाता और बाहर खदेड़ दिया जाता तो लोदियों का ही शासन होता, जो कि उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जो राणा सांगा है ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, और जो गुजरात वगैरह है वो भी स्वतंत्र हो चुके थे, बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, वो सब अस्तित्व में आ गए थे, वो भी काफी शक्तिशाली थे। अगर बाबर यहां पर हार जाता तो हो सकता है इन शक्तियों में से कोई जो है आगे अपनी शक्ति को बढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर जीत गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक इसका परिणाम था। तो ये था प्रथम पानीपत की लड़ाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई के ठीक 30 वर्ष बाद ही हुआ। और किनके बीच हुआ था? तो जो बाबर का पोता था अकबर, वो इसमें शामिल था, और दूसरी तरफ था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो देखते हैं अब हम पानीपत के दूसरे युद्ध को। अब देखिएगा कि जो पानीपत की जो लड़ाई है, मतलब जो पानीपत के मैदान में ही ये तीन युद्ध क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो पानीपत है एक तो वो दिल्ली के काफी निकट है, और दिल्ली से पानीपत के बीच आना जाना करना थोड़ा सुविधाजनक था। हालांकि उस जमाने में कोई ट्रेन, बस, ट्रक ये सब नहीं चलता था, बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ी यही सब चीज होता था, लेकिन फिर भी दिल्ली और पानीपत के बीच की जो दूरी थी उतनी अधिक नहीं थी, पास पास में थे, और आसानी से दिल्ली का कोई भी शासक आसानी से पानीपत में मदद पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ जो बाह्य आक्रमणकारी, जैसे कि बाबर बाहर से आया हुआ था ना, तो उसके लिए, क्योंकि वो पंजाब तरफ से आया था, अब ये जो पानीपत है दिल्ली से जो अमृतसर जाने वाली सड़क है, अमृतसर मतलब पंजाब, तो ये जो पानीपत है दिल्ली से पंजाब जाने वाले रास्ते पर है, तो पंजाब से सीधे वो आएगा, और पानीपत का जो मैदान है वही पड़ता है। तो भाई लड़ने भिड़ने के लिए, आमने सामने की लड़ाई के लिए मैदान जो है काफी अच्छा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो पानीपत है ना, जो पानीपत एरिया है, उसके आसपास में काफी सारे कारीगर मिलते हैं, अलग अलग काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, लोहार का काम करने वाले, मतलब कि जो हथियार वगैरह चाहिए होगा तो वहां पर सुलभता से मिल सकता है। जो लोहार है, लोहे का काम करने वाले हैं, हथियार वगैरह बनवाने वाले हैं, तो वो सब चीजें वहां पर मिल जाएगी। तो बात करते हैं दूसरे पानीपत के युद्ध की। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर
1556, मतलब कि पानीपत के पहले युद्ध के ठीक 30 वर्ष पश्चात पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। किनके मध्य लड़ा गया? तो एक तरफ था अकबर, जो कि बाबर का पोता था। अब यहां ध्यान रखेंगे कि अकबर ना इस समय मात्र 13.5 या फिर 14 वर्ष का था, बच्चा था। तो इसके तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो संरक्षक था बैरम खां, उसने युद्ध का नेतृत्व किया। बाकी अकबर जो है वो बादशाह था, तो उसका नाम था, ये काफी कम उम्र में बादशाह बन गया था, लगभग 13-14 साल की उम्र में। तो बैरम खां इसका संरक्षक था, यही उसका सेनापति था। तो इसी ने जो है युद्ध का संपूर्ण संचालन किया, एक तरह से युद्ध का नेतृत्व। मतलब जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना, वो अकबर के नाम से था, लेकिन बैरम खां ही सब कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ कौन था? तो हेमू, जिसने एक उपाधि धारण कर रखी थी विक्रमादित्य की। कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? विक्रमादित्य। और इसका जो नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसने ये वाली उपाधि जो है धारण कर रखी थी। अब देखिएगा क्या होता है कि जो अकबर, इसका जो पिता था, मतलब बाबर का जो बेटा था, वो था हुमायूं। बाबर जो है पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के पश्चात दिल्ली में उसका अधिकार तो हो जाता है, लेकिन उसके जो दूसरे जो उसके क्या कहेंगे, उसके जो उसके बाधा बन सकते थे भारत में, जैसे कि राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में पराजित कर देता है बाबर। उसके बाद मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में पराजित कर देता है, और उसके बाद 1529 में बचे खुचे अफगानों को घाघरा के युद्ध में पराजित कर देता है। और इसके एक वर्ष पश्चात अर्थात 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, वो जो है मुगल बादशाह बनता है। तो हुमायूं जो है लगभग उसके बाद शासन करता है। बीच में काफी कुछ होता है, मतलब जो हुमायूं से उसकी सत्ता छीन ली जाती है, ये सारा कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हैं। बीच में शेर शाह सूरी आता है कुछ समय के लिए। तो जो हुमायूं है उसको अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है, और वो जो है यहां वहां भटकता रहता है। लेकिन अंततः 1555 में हुमायूं जो है अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है। अब इस समय जो है उसका बेटा अकबर भी हो गया था 1555 में, लेकिन 1555 में हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर ली, दिल्ली की सत्ता। लेकिन वो जो है इस सत्ता के उपभोग करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है। क्या होता है, 1556 में जो हुमायूं है, ये दीन पनाह महल उसके सीढ़ियों से उतर रहा था। दीन पनाह महल उसकी सीढ़ियों से उतर रहा था, और उसका पैर फिसल जाता है, गिर जाता है, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाता है, घायल हो जाता है बुरी तरह से, और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1556 में। अब जिस समय मृत्यु हुई उस समय उसका जो बेटा था अकबर, वो मात्र लगभग, इसका जो जन्म है ना, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो ये लगभग 13-14 साल का था 1556 में, हम 14 वर्ष मान के चलते हैं। तो अकबर जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी, दिल्ली में था दीन पनाह महल। तो जो अकबर है वो दिल्ली में नहीं था, वो कहां था? पंजाब में एक स्थान है गुरुदासपुर के कालानौर में था अकबर। तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उधर जो है अकबर को जैसे पता चला बैरम खां को, तो बैरम खां क्या करता है, अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर देता है, उसका राज्याभिषेक करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली है, जहां के बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो जैसे ये खबर फैलती है कि दिल्ली में बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो मुगलों के जो शत्रु थे, मुगलों ने जिनसे सत्ता छीनी थी, किनसे छीनी थी? अफगानों से छीनी थी। जो लोदी थे, शेर शाह सूरी था, वो कौन थे? अफगान थे। तो अभी भी जो है अफगान थोड़े बहुत बचे हुए थे। तो जैसे ही पता चली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो जो अफगान है वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हम लोग फिर से अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय आदिल शाह, एक नाम याद रखेंगे, आदिल शाह, ये जो है अफगानों का लीडर था। आदिल शाह, अफगान जो शेर शाह सूरी है ना, उसका ये उत्तराधिकारी था आदिल शाह। तो आदिल शाह ये जो है अफगानों का सबसे बड़ा शासक हम बोल सकते हैं उस समय। तो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, ये जो है ना हेमू, जिसके साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। तो आदिल शाह का सेना प्रधानमंत्री था कौन? हेमू।
और साथ ही साथ आदिल शाह ने हेमू को भारत से मुगलों को खदेड़ने के लिए नियुक्त कर रखा था। और हेमू के विषय में बड़ा प्रसिद्ध था कि इसने 24 युद्ध लड़े थे पानीपत के युद्ध के पहले, और उन 24 युद्धों में से 22 इसने जीते थे, मतलब कि ये बहुत बड़ा योद्धा था। तो आदिल शाह ने इसको मुगलों को भारत से खदेड़ने के लिए नियुक्त किया था। अब जैसे ही पता चला कि दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हो गई और जो अकबर है वो भाई पंजाब में है, और अकबर तो छोटा बच्चा है, क्या कर लेगा। तो हेमू के नेतृत्व में अफगान और जो दूसरे लोग हैं, काफी सारे राजपूत भी थे इसमें, भारतीय शासक भी थे काफी सारे, तो हेमू के नेतृत्व में ये लोग जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और हेमू जो है जब दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तब इसके मन में आता है कि भाई आदिल शाह वो क्या चीज है। तो जो हेमू है खुद दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, खुद को राजा घोषित कर लेता है। और किस नाम से अपना राज्याभिषेक करवाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। तो इतिहास में पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू तो वो था हेमू, जिसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। कहां पर? दिल्ली में। अब दिल्ली पर जो है हेमू का अधिकार हो गया, मतलब कि मुगलों की सत्ता जो है दिल्ली से समाप्त हो गई हुमायूं के मृत्यु के बाद 1556 में। अब अकबर जो है पंजाब में, कहां पर है? पंजाब में, और ये है दिल्ली। अब अकबर को जो है अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करनी है, जो कि इसके पिता ने एक बार गंवा दी थी और बड़ी मुश्किलों से इसके पिता ने दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त की थी। तो अब जो है फिर से दिल्ली की सत्ता हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। तो जो अकबर जो कि पंजाब में है, गुरदासपुर में है, कालानौर में है, तो बैरम खां यही सब कुछ कर रहा है, नाम भले अकबर का था। तो अब जो है पूरा होता है कि भाई हम लोग दिल्ली पर अटैक करेंगे, मतलब जो मुगल हैं बैरम खां अकबर कि दिल्ली पर अटैक करेंगे और दिल्ली को जो है हेमू से मुक्त कराएंगे और फिर से दिल्ली में मुगलिया परचम लहराएंगे। तो ये इनका प्लान होता है। तो अब जो है ये लोग इधर से निकलेंगे, इधर से ये भी निकलेगा, क्योंकि इसको भी मालूम है ना, हेमू को भी मालूम है कि जो बैरम खां है, अकबर है, भाई वो लोग एक तो कोशिश करेंगे ही करेंगे और इनको जो है हराना भी था, मतलब मुगलों को भारत से पूरी तरह से खदेड़ना भी था। तो हेमू जो है वो दिल्ली में अधिकार करने के बाद वो भी आगे बढ़ता है पंजाब की तरफ और ये लोग भी निकलते हैं। बीच में कौन सा स्थान है? पानीपत। तो यहीं पर जो है 5 नवंबर 1556 को दोनों के बीच, हेमू और मुगल या अकबर, इन दोनों के बीच जो है भीषण युद्ध होता है। और कहते हैं इस युद्ध में ना जो हेमू था, जो 22 युद्ध जीत चुका था, मात्र 2 हारा था। 24 युद्ध उसने लड़े थे जिसमें से 2 में उसको हार हुई थी, बाकी 22 वो जीता था। मतलब कि बहुत बड़ा योद्धा था, वॉरियर था। और इसके जो साथी थे, युद्ध का काफी अनुभव। तो भीषण युद्ध होता है पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 को। अब यहां यह बोला जाता है कि जो हेमू है वो जो है जीत रहा था, जो मुगल सेना है वो हारती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक दैवीय घटना घटित हो जाती है, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक ऐसा दैवीय घटना घटित हो जाता है कि जो हेमू, जो कि हाथी में बैठा हुआ था और युद्ध कर रहा था बड़े अच्छे तरीके से, उसकी आंख में एक तीर लग जाता है, जिससे वो मूर्छित हो जाता है, घायल हो जाता है, गिर जाता है। अब जो सैनिक है, उसके जो सैनिक है, देखते हैं कि भाई वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया होगा। तो देखते हैं कि भाई हेमू जो है गिर गया है, मूर्छित हो गया है। तो उसके सैनिकों में भगदड़ मच जाता है। ये होता है कि भाई हमारा जो राजा है वो मारा गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। ये जो है बात फैल जाती है। और युद्ध क्षेत्र में जो लीडर है ना, भले आपकी पूरी की पूरी सेना जैसी की तैसी बची हुई है, लेकिन आपका जो लीडर है उसको कुछ हो गया, वो पकड़ लिया गया, वो घायल हो गया या वो मर गया, ये बात जब सैनिकों को पता चलती थी ना, तो वो जो है हथियार डाल देते थे। भाई लीडर ही मारा गया या लीडर ही पकड़ा गया तो युद्ध करने का क्या मतलब। तो यहां जो हेमू है उसकी आंख में तीर लग गया, मूर्छित हो गया, तो सैनिकों में अफवाह फैल गया कि भाई ये मर गया, हो गया इसका काम तमाम। तो वो लोग जो है हथियार डाल देते हैं। तो इसके बाद जो अकबर, मुगल जो युद्ध हार रहे थे वो जीत लेते हैं। जो हेमू है वो मूर्छित अवस्था में अकबर के सामने पेश किया जाता है। अब अकबर जो कि छोटा बच्चा था, अब ये जो युद्ध है मुगल जीत चुके हैं और जो हेमू है वो हार चुका है। हेमू को जो है बंदी बना करके अकबर के खेमे में लाया जाता है, उसके शिविर में लाया जाता है। और कहते हैं कि जो बैरम खां है उसने बोला कि भाई अकबर, चूंकि वो बादशाह था, मुगल बादशाह, उसको घोषित कर दिया गया था जैसे ही दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई। तो
कालानौर जो पंजाब है ना, वहीं पर उसका राज्याभिषेक हुआ था। कहते हैं कि जो बैरम खां था उसने ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और उसी में जो है अकबर का राज्याभिषेक करवाया था पंजाब में। तो अब जो है हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खां बोलता है कि बादशाह ये रहा आपका शत्रु, इसका सर कलम करो। अब कहते हैं जो अबुल फजल जिसने अकबर नामा लिखा है, अबुल फजल ने ऐसा लिखा है कि अकबर ने बोला कि ये जो है ये तो भाई मरा हुआ है, अधमरा है, अब मैं इसको क्या मारूं। तो कहते हैं जो अबुल फजल उसने ऐसा लिखा है कि अकबर ने नहीं मारा, अकबर ने नहीं मारा, उसने बोला कि ये तो घायल है और घायल व्यक्ति को मारना सही नहीं है। उसके बाद जो बैरम खां है उसने फिर हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। और दूसरा एक इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता ने ऐसा लिखा है कि जो अकबर है उसने पहला वार किया, अकबर ने पहला वार किया, लेकिन उसके वार में दम नहीं था। भाई 14 साल का बच्चा था, क्या दम रहेगा उसके में, ऐसे मारा होगा लेकिन गला जो है वो कटा नहीं। तो इससे बैरम खां थोड़ा सा मतलब लगा होगा कि भाई इससे जो सैनिक वैनिक है उनमें थोड़ा सा अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो बैरम खां ने तुरंत अपना तलवार निकाला और हेमू का सर धड़ से अलग किया। तो ये दो चीजें मिलती है, दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज, इसका सर धड़ से अलग किया गया ना, तो इसके सिर को काबुल भेजा गया। जो हेमू है उसके सिर को काबुल भेजा गया और उसके धड़ को दिल्ली भेजा गया कि जो हमारा जो शत्रु है उसका क्या हश्र हुआ। तो अब जो है दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। और फिर अकबर जो है यहां से फिर बाकायदा शासन करना शुरू करता है बैरम खां के निरीक्षण में। बाद में जब बड़ा हो जाता है तब फिर खुद स्वतंत्र शासन करना शुरू कर देता है। और अकबर का जो शासनकाल है बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो इस पर हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इसने भी जो है ना भारत के इतिहास को बदल के रख दिया था। अगर यहां पर अकबर हार जाता और मुगलों को भारत से खदेड़ दिया जाता तो सोचिए क्या होता कि एक जो हिंदू व्यक्ति वो उसने जो है दिल्ली में अपना परचम लहरा दिया था। राजपूतों का बहुत लंबे समय से सपना था कि वो लोग जो है दिल्ली को अपने अधिकार में करें। पहले जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर रखा था, लेकिन फिर मोहम्मद गोरी आता है और फिर पृथ्वीराज चौहान बाद में मारे जाते हैं। तो जो राजपूत शासक थे, हिंदू शासक थे, उनका एक काफी लंबे समय से ये था कि वो दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार करें। तो हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य ने वो कारनामा कर दिखाया था, लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध में हुए दैवीय घटना के चलते ये चीज जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। इस युद्ध में ना हेमू जीत रहा था। खैर जो हुआ इतिहास को हम बदल तो नहीं सकते। तो ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि पानीपत के दूसरे युद्ध के काफी वर्षों बाद हुई। मतलब पानीपत का जो पहला युद्ध था, दूसरा युद्ध था, ये मात्र 30 वर्ष के अंतराल में हुआ था। लेकिन पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना वो काफी बाद में हुआ। कब हुआ? 1761 में। मैं खाली तीसरा लिखूंगा, पानीपत का तृतीय युद्ध ऐसे लिखिएगा। तो ये कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे मराठा। कौन थे भैया? मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज वाले मराठे। और नेतृत्व करता कौन था? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिव राव। और दूसरी तरफ कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का शासक था। अहमद शाह अब्दाली। अब देखिएगा ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था मराठों की महत्वाकांक्षा प्लस अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा। अहमद शाह अब्दाली कहां का शासक था? यह था अफगानिस्तान का शासक। आज का जो अफगानिस्तान है ना वहां का शासक था। और भाई इसको अफगानिस्तान में बहुत माना जाता है क्योंकि जो आधुनिक अफगानिस्तान है ना उसका निर्माता बोला जाता है अहमद शाह अब्दाली को। अच्छा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था ना उसको लेकर के एक मूवी भी आई थी ना पानीपत करके, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की भूमिका संजय दत्त
ने निभाई है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है। सदाशिवराव भाऊ वो अर्जुन कपूर ने निभाया है। तो आप लोग इसको देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि उस टाइम पे किस तरह से लड़ाइयां होती थी। तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक, और ये जो है मराठे, जो कि शुरुआत में दक्कन के आसपास के क्षेत्रों से ये लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं, अब देखिएगा जो अहमद शाह अब्दाली था ना, ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, यहां तक कि बाद में इसकी महत्वाकांक्षाएं दिल्ली तक भी पहुंच गई कि भाई दिल्ली भी अगर मुझे मिल जाए तो क्या मिल जाए, बढ़िया है। तो इसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, भारत के पश्चिम की जो क्षेत्र हैं, पंजाब, दिल्ली, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, उन सब क्षेत्रों पर अधिकार करना। दूसरी तरफ जो मराठे हैं वो भी पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। पूरे दक्षिण में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया, बंगाल तरफ भी अपना वर्चस्व कायम किया। उसके बाद पंजाब और सिंध तरफ भी ये लोग अपना प्रभाव जमाना शुरू किए। अब भाई पंजाब और सिंध दो तो है नहीं, अब उसके लिए ये भी मर रहा है मुझे भी पंजाब चाहिए, सिंध चाहिए, ये भी बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए पंजाब सिंध। तो ऐसे में इन दोनों के बीच टकराव अनिवार्य हो गया था। तो कहानी किस्सा कहां से शुरू होता है, तो देखिएगा इससे शुरू करते हैं। ये जो है इसका जो स्वामी था नादिर शाह, जो फारस का शासक था, ईरान का शासक था, और उसके अधिकार क्षेत्र में अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आता था। तो नादिर शाह के जो नादिर शाह था उसने 1739 में दिल्ली में आक्रमण किया था, दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा था। और नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान को स्वतंत्र करवा लेता है, और जो आधुनिक समय का जो अफगानिस्तान हम लोग देखते हैं ना, तो उसका ये निर्माण करता है एक तरह से। और उसके बाद फिर इसको अपने साम्राज्य को विस्तार करना था, तो इसने सोचा कि भारत का जो पश्चिमी भाग है उसको भी मैं जीत लेता हूं, वहां से भी काफी सारा धन दौलत मिलेगा, साथ ही साथ भारत में मैं लूटपाट करूंगा, उससे पैसा मिलेगा, तो मैं अपना साम्राज्य जो है मध्य एशिया में फैलाऊंगा। तो इसने जो है पहला आक्रमण किया 1748 में। इसने काफी बार आक्रमण किए थे, तो 1748 में इसने आक्रमण किया। अब देखिएगा उस समय जो पंजाब है, सिंध है, उस तरफ का जो भाग है ना, वो मुगलों के अधिकार में आता था, मुगल शासकों के अधिकार में आता था। तो सीधे सीधे ये मुगल साम्राज्य पर अटैक था अहमद शाह अब्दाली का। तो ये चीज हो रहा था। दूसरे तरफ जो मराठे थे ना, वो भी निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम, तो उसने जो है नर्मदा नदी को क्रॉस करके मध्य भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया। उसने तो भाई दिल्ली पर भी अटैक किया था, लेकिन उसका इरादा केवल और केवल डराना था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। उसके बाद उसका जो बेटा हुआ बालाजी बाजीराव प्रथम का बेटा, जिसको नाना साहब भी बोला जाता है, तो उसके समय में पूरा का पूरा जो दिल्ली है, दोआब का क्षेत्र है, पंजाब है, वहां तक इनका प्रभाव हो जाता है। देखिएगा एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1748 से अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर अटैक कर रहा है, मुगलों के साम्राज्य पर अटैक कर रहा है। तो क्या होता है 1752 में मुगल साम्राज्य का एक वजीर था जिसका नाम था सफदर जंग। ये क्या था? वजीर था मुगल साम्राज्य का। वैसे तो ये अवध का नवाब था सफदर जंग। कहां का नवाब था? अवध का। साथ ही साथ ये जो है मुगल साम्राज्य का वजीर भी था। अब ये क्या करता है, मुगल साम्राज्य के वजीर होने के नाते मुगल बादशाह से बिना कोई सलाह मशवरा किए हुए उस समय भारत में एकमात्र शक्तिशाली लोग थे, वो थे मराठे। तो सफदर जंग क्या करता है कि भाई हम जो है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से परेशान हो गए, हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो उसके आक्रमणों से। तो सफदर जंग ये जो है मुगल साम्राज्य का वजीर होने के नाते मराठों के साथ एक संधि करता है और संधि की शर्तों के अनुसार यह चीज था कि जो मराठे हैं वो मुगल साम्राज्य की रक्षा करेंगे। इसके बदले में मराठों को काफी कुछ सुविधाएं दी जाती है और उनमें जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये था कि जो पंजाब है, उसके बाद जो सिंध है, अवध है, इन क्षेत्रों से जो मराठे हैं वो चौथ वसूल सकते हैं। क्या वसूल सकते हैं? चौथ जो है मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का कर होता था। वो
दूसरे राज्यों से वसूल करते थे। और वो कितना वसूल करते थे, मान लो वो सिंध से वसूल करेंगे तो सिंध की आय का चौथा हिस्सा वो लोग चौथ के रूप में लेंगे। एक तरह से इन राज्यों पर उनका अधिकार हो जाएगा, मतलब इन राज्यों से जितना भी आय प्राप्त होगा उसमें से 25% जो है कौन ले लेगा, मराठे ले लेंगे चौथ से। तो एक तरह से ये सब जो क्षेत्र है मराठों के करद राज्य बन गए, मराठों को कर देने वाले राज्य, मराठों के नियंत्रण में रहने वाले राज्य, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हुआ कब हुआ, 1752 में। अब जो उस समय मुगल बादशाह थे, कौन था मुगल बादशाह, अहमद शाह। देखो अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है, उस समय मुगल बादशाह भी अहमद शाह ही था, ध्यान रखना, जो 1748 से 1754 तक शासन करेगा, बाद में उसको अंधा करके जेल में डाल दिया जाता है 1754 में, तो वो बादशाह था। तो जो अहमद शाह है वो सफदर जंग और मराठों के बीच हुई इस संधि को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर ना अब्दाली का दबाव था। अब्दाली जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था अहमद शाह के ऊपर कि मुझको जो है पंजाब और सिंध का क्षेत्र दे दो। तो जो बादशाह है वो क्या करता है, पंजाब और सिंध का क्षेत्र अब्दाली को दे देता है, ठीक ठीक है भैया मैं तुमको दे दूंगा। मतलब कि एक तरफ जो वजीर है वो इन क्षेत्रों को मराठों को दे रहा है, दूसरी तरफ जो बादशाह है अहमद शाह वो इन क्षेत्रों को अहमद शाह अब्दाली को दे रहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि दोनों जो है इन क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब समय आता है 1757 का, कहां लिखूं, इस तरफ लिखते हैं 1757। क्या होता है 1757 में, चूंकि अहमद शाह अब्दाली को पैसा चाहिए था और जो पंजाब और सिंध जो मुगल बादशाह ने बोला कि ठीक है मैं तुमको दे दूंगा, तो उन सब क्षेत्रों पे उसको अपना अधिकार भी स्थापित करना था। तो वो जो है 1757 में 5वीं बार भारत पर आक्रमण करता है, 5वीं बार। और वो जो है पंजाब और सिंध इन पर अधिकार करते हुए 1757 में कहां पहुंच जाता है, दिल्ली। दिल्ली में भयंकर लूटपाट करता है, कत्लेआम मचा देता है। और उसके बाद फिर वो दिल्ली से आगे बढ़ता है और जो मथुरा का क्षेत्र है उस तरफ का जो क्षेत्र है वहां भी काफी लूटपाट करता है, कत्लेआम करता है। और उसके बाद वो जो है दिल्ली में नजीबुद्दौला को नियुक्त करता है। वैसे वो पहले से ही था, तो नजीबुद्दौला को जो है अपने तरफ से दिल्ली में नियुक्त करता है। नजीब उद दौला, ये रुहेलखंड का रुहेला सरदार था और ये अफगानिस्तान से था, मतलब अफगान था नजीबुद्दौला। तो इसको जो है दिल्ली में अपने एजेंट के तौर पे नियुक्त करता है। ये भारत का ही था, मतलब अफगान था, अफगानिस्तान से ही आया था, लेकिन काफी वर्षों से ये इसके पूर्वज जो है भारत में ही रह रहे थे। तो इसका झुकाव जो है अपने अफगान साथी की तरफ था। तो जो नजीबुद्दौला है ये अहमद शाह अब्दाली का पक्ष ले रहा था। तो 1757 में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने के बाद जब अब्दाली वापस अपने अफगानिस्तान जाता है तो दिल्ली की जिम्मेदारी किसको सौंप के जाता है, नजीबुद्दौला को। और इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, सॉरी दिल्ली का बादशाह कौन था, तो आलमगीर। क्योंकि जो अहमद शाह था उसको 1754 में अंधा करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद आलमगीर को मुगल बादशाह बना दिया गया था। तो इस समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर। देखो इस समय ना मुगल बादशाह कौन था कोई मतलब नहीं है, वो कठपुतली शासक होते थे, कोई मतलब नहीं था। जैसे नजीबुद्दौला हो गया, अहमद शाह अब्दाली हो गया, इधर मराठे हो गए, ये सब आकर के ना मुगल बादशाह को बजा के चल देते थे, मतलब अपने हिसाब से उसको हटा देते थे, अपने हिसाब से किसी को बिठा देते थे। मतलब मुगल जो किसी समय में देखो बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनकी क्या मतलब हैसियत थी, और उन्हीं के जो वंशज है उनका ये हाल है। तो ये हुआ। अब नजीबुद्दौला को दिल्ली सौंप दिया गया, मतलब भाई तू जो है दिल्ली में मेरे एजेंट के तौर पे रहा, यहाँ का जो मुगल बादशाह है आलमगीर उस पे नजर रख। तो ये सब काम इसको सौंपा जाता है। दूसरी तरफ जो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली में तो नजीबुद्दौला को सौंप दिया, ये फिर वापस जाता है। अब इसने पंजाब और सिंध आते समय ही इस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो पंजाब और सिंध में अपने बेटे तैमूर शाह को नियुक्त कर देता है। किसको, तैमूर शाह को, अपने बेटे तैमूर शाह को नियुक्त कर देता है कि बेटा तू जो है पंजाब और सिंध का उप प्रशासक, जैसे पहले भी होता था ना कि जो राजा महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, अपने बच्चों को अपने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में शासक नियुक्त कर देते थे। जैसे कि अकबर के टाइम पर भी जैसे औरंगजेब के समय में हम लोग, सॉरी औरंगजेब बोल रहा हूं, अकबर के समय में भी उसके जो बेटे थे उनको उसने दक्षिण भारत में भेजा हुआ था, उस तरफ अहमदनगर वगैरह को जीतने के लिए। तो सेम वैसे ही तैमूर शाह ये अब्दाली का बेटा था, तो इसको जो है पंजाब और सिंध का शासक नियुक्त किया जाता है, एक तरह से गवर्नर। तो ठीक है, और फिर अब्दाली जो है वापस
अफगानिस्तान चला जाता है। अब इधर जो मराठे हैं, जैसे ही इनको पता चला कि जो अहमद शाह अब्दाली 1757 में है, तो जैसे ही इनको पता चला मराठों को कि अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो वैसे ही ये लोग भी निकल जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे भाई ट्रेवल करना काफी कठिन होता था, काफी टाइम लग जाता था ना। तो जब ये पूरा दिल्ली को लूट लाट के चला जाता है, नजीबुद्दौला को दिल्ली में नियुक्त करके चला जाता है, तब ये लोग जो है मराठे मई 1757 में दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंच करके पहला काम क्या करते हैं मराठे, नजीबुद्दौला को भगाते हैं, निकल तू यहां से। तो नजीबुद्दौला को जो है भगा देते हैं और जो वहां का मुगल बादशाह होता है उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अच्छा, मराठों ने ना अपना एक आदमी यहां भी बिठा रखा है मुगल दरबार में, इमादुल मुल्क। तो उसको जो है दिल्ली में बोला जाता है कि भैया तू यहां देख रेख कर। तो नजीबुद्दौला को भगा दिया गया। तो सीधे सीधे अहमद शाह अब्दाली को चुनौती थी। अहमद शाह अब्दाली इससे गुस्सा होगा ना कि भाई मेरे आदमी को तुमने वहां से कैसे बेदखल किया, कैसे भगाया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है दिल्ली पर मराठों ने अपना प्रभाव स्थापित किया। अब इसके बाद जो है मराठे, चूंकि अहमद शाह अब्दाली वो अफगानिस्तान के लिए निकल चुका है, तो ये मराठे हैं, ये जो है पंजाब की ओर चल देते हैं, पंजाब और सिंध की तरफ। अब पंजाब में कौन है, तैमूर शाह। तो यहां मराठे क्या करते हैं, तैमूर शाह को भी मार पीट के भगा देते हैं। तो तैमूर शाह जो है अपने अब्बा के पास कहां चल देता है, अफगानिस्तान। अब इससे जो है इसका दिमाग खराब हो जाता है कि ठीक है इसको हटाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे को कैसे लात मार के भगा दिया पंजाब से। तो ये चीज हुआ। तो अब जो है सीधा सीधा ये साफ होने लगा कि इन दोनों के बीच कभी ना कभी भयंकर युद्ध होगा ही होगा। तो ये चीज था। तो अब जो है तैमूर शाह को पंजाब सिंध के क्षेत्र से भगा दिया गया और मराठे क्या करते हैं, पंजाब पर अपना अधिकार कर लेते हैं। वैसे भी 1752 में बोला गया था कि पंजाब और जो सिंध है वो आपको दिया जा रहा है, लेकिन उस समय ना मराठों ने यहां पर काम शुरू नहीं किया था, यहां पर अपनी सेनाएं नहीं भेजी थी। 1752 की स्थिति में ये लोग कब पहुंचते हैं पंजाब में, 1757 के बाद। तो यहां पर जो है पंजाब और सिंध पर मराठों का अधिकार हो जाता है और ये लोग जो है पंजाब और सिंध का क्षेत्र एक व्यक्ति को दे देते हैं, अदीना बेग इसको दे देते हैं कि भाई तू जो है यहां से टैक्स कलेक्ट करके हमको देना। तो ये अदीना बेग को नियुक्त किया जाता है यहां पर। अब ठीक है, ये हुआ। अदीना बेग को जो है पंजाब सिंध और यहां पर भी मराठा सैनिक वैनिक कुछ नियुक्त किए जाते हैं और जो मराठा सरदार होते हैं वो वापस दिल्ली आते हैं, दिल्ली से फिर वापस वो लोग दक्कन चल देते हैं। अच्छा, इस समय मराठा सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो रघुनाथ राव, जिसको राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, 1757 वाले मामले में उन्होंने जो है नेतृत्व किया था। अब ये चीज हुआ। अब तैमूर शाह को भगा दिया गया, नजीबुद्दौला को भगा दिया गया और मराठों ने जो है दिल्ली और पंजाब सिंध इन क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को पता चला उसका दिमाग खराब हो गया, भाई अब इन मराठों को तो देखना पड़ेगा, कौन है पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये सारा कुछ मतलब उसके दिमाग में आता होगा कि अब तो इनको देखना ही पड़ेगा। तो अब जो है अहमद शाह अब्दाली अपना एक विशाल सेना लेकर के भारत की ओर निकलना तय करता है। तो थोड़ा सा समय लगता है चीजों को समझने में और वो जो है 1760 में भारत के लिए कूच करता है एक विशाल सेना लेकर के। अब जैसे ही मराठों को पता चलता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है वो फिर से आ रहा है और इस बार उसका उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि मराठों की सत्ता को समाप्त करना दिल्ली से, पंजाब से, सिंध से, ताकि ये जो है आराम से पंजाब, सिंध, यहां तक कि दिल्ली पर भी काबिज हो सके। हालांकि इसका पूरा जो फोकस है वो अफगानिस्तान पर था, लेकिन इस तरफ के क्षेत्र भी अगर उसके अधिकार में आ जाए तो क्या बुरा है, फायदा ही फायदा है ना। तो अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना लेकर के आता है। अब इधर जो मराठे हैं ये क्या करते हैं, जो पेशवा थे नाना साहब, वो डिसाइड करते हैं कि दक्कन में किसको भेजा जाएगा, सदाशिव राव को। सदाशिव राव जो दक्कन में काफी इनको सफलताएं मिली हुई थी, हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध इन्होंने उदगीर के किले को बड़े आसानी से जीत लिया था, जो काफी कठिन काम माना जाता था और दक्कन में काफी इनको सफलताएं प्राप्त हुई थी। लेकिन उत्तर भारत का इनको कोई भी अनुभव नहीं था। किसको अनुभव था उत्तर भारत का, तो 1757 में जो उत्तर भारत में आया था ना रघुनाथ राव,
उर्फ राघोबा, लेकिन उसको नहीं भेजा जाता है। कुछ इतिहासकारों का यहां तक मानना है कि जो रघुनाथ राव है, राघोबा है, वो उत्तर के मामलों को अच्छे से समझता था सदाशिवराव भाऊ की तुलना में। वैसे जाहिर सी बात है भाई, जो सदाशिवराव भाऊ वो कभी उत्तर भारत में आए नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे उत्तर को, जबकि रघुनाथ राव वो आ चुका है तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी उत्तर भारत की। तो वहां जो है रघुनाथ राव को नहीं भेजा जाता है, सदाशिवराव भाऊ को भेजा जाता है। साथ ही साथ जो पेशवा थे नाना साहब, वो जो है अपने बेटे विश्वास राव, जो कि उस समय मात्र 19 वर्ष के थे, इनको भी साथ में भेजते हैं ताकि इनको युद्ध का अनुभव हो और आगे चल करके इनको अगला पेशवा बनना होता है। तो अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से सदाशिवराव के साथ विश्वास राव को भी भेजा जाता है। इधर अहमद शाह अब्दाली वो भी अपनी सेना लेकर के आता है, और इस बार भी ना अहमद शाह अब्दाली पहले दिल्ली पहुंचता है, और वो जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद फिर यमुना नदी को पार करके उस तरफ चल देता है, अवध वाले क्षेत्र में चल देता है, उस तरफ चल देता है, और फिर पीछे पीछे मराठे भी पहुंचते हैं और ये लोग दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं फिर से एक बार। और उधर यमुना नदी के पार कौन है? अहमद शाह अब्दाली। तो चूहे बिल्ली का खेल चलता है, और ये लोग जो है अंततः पानीपत के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने अपनी सेनाओं को तैनात कर देते हैं, और काफी दिनों तक ये लोग जो है आमने सामने रहते हैं। छोटी छोटी झड़पें होती है शुरुआत में, कभी मराठे भारी होते हैं तो कभी अहमद शाह अब्दाली भारी होते हैं। यहां पर देखिएगा, जो अहमद शाह अब्दाली है वो मराठों की शक्ति से भली भांति परिचित था कि भाई अगर हम मराठों के साथ लड़ते हैं तो हमको हार का भी सामना करना पड़ सकता है, ये चीज ये जानता था। और मराठे भी जो है अहमद शाह अब्दाली की ताकत को समझते थे। तो ये दोनों जो हैं छोटी छोटी झड़पें होती है, और दोनों जो है कभी ये भारी होता है तो कभी ये भारी होता है। तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती है शुरुआत में, और काफी कोशिश होती है कि दोनों के बीच समझौता हो जाए, संधि हो जाए, लेकिन ये जो है हो नहीं पाता है। अंततः 14 जनवरी 1761 का दिन आता है। कहते हैं कि जो मराठा शिविर था, मतलब कि जहां पर मराठा सेना रह रही थी, जिस शिविर में जहां इन्होंने शिविर बनाया था पानीपत के मैदान में, तो वहां पर ना इनको राशन का दिक्कत हो गया था, खाने पीने की सामग्री इनको नहीं मिल पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली के पास उसकी जो रसद सामग्री थी, खाने पीने की चीजें, वो पर्याप्त थी, और उसको बाहर से भी काफी मदद मिल रहा था। क्योंकि उत्तर भारत के जितने भी मुस्लिम शासक थे ना, सब अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो मराठा थे ना, वो उत्तर भारत के काफी सारे राज्यों से चौथ वसूल करते थे। तो वो लोग चाहते थे कि मराठों का पतन हो जाए और मराठों को चौथ वगैरह देना न पड़े। वहीं दूसरी तरफ जो मराठा थे, उनका उत्तर भारत के किसी भी हिंदू शासक ने साथ नहीं दिया। कुछ ने साथ दिया था, जैसे कि जो जाट थे उन्होंने इनका साथ दिया था, और कुछ छोटे मोटे राजाओं ने साथ दिया था। लेकिन जो राजपूत थे वो मराठों के प्रति पूर्णतः तटस्थ थे। उसका कारण ये था कि मराठे जो हैं राजपूतों से भी चौथ लिया करते थे, तो वो भी चाहते थे कि मराठों का पतन हो जाए, इनका दमन हो जाए, ये लोग हार जाएं। तो वो लोग इनका साथ नहीं देते हैं। जो सिख थे वो चाह करके भी इनका साथ नहीं दे पाते हैं। तो अब जो है इनको रसद की कमी हो गई, खाने पीने की चीजें कहीं से मिल नहीं रही थी। अगर राजपूत अगर इनका सहयोग करते, अगर सैन्य सहायता नहीं देते, खाने पीने की चीजें मुहैया करवा देते, उतना भी चल जाता, लेकिन उतना भी किसी राज्य ने नहीं किया। तो इनको जो है कहीं से भी खाने पीने का सामान नहीं मिल पाता है। तो जो इनके सैनिक है वो भूख से जो है कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। काफी सारे जो जानवर हैं, घोड़े हैं, वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। अब जो है 14 जनवरी, इसके एक दिन पहले का जो रात आता है 13 जनवरी, तो कहते हैं कि जो मराठा सैनिकों के जो सरदार होते हैं वो सदाशिवराव भाऊ के पास जाते हैं कि हमको भूख से मरने मत दो, हमको जो है शत्रु के खिलाफ एक बार प्रयास करने का मौका दो। मतलब हम जो है रण क्षेत्र में मरने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे भूख से मरने को हम तैयार नहीं है। देखो, जो योद्धा होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो लड़ते हुए मारा जाए, लड़ते हुए मारा जाए, न कि कहीं पर कोई उसकी धोखे से हत्या कर दे, या कोई उसको जहर दे दे, या फिर कुछ एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो। वो चाहता है कि वो जो है वीरता पूर्वक लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में मारा जाए। वो उसके लिए काफी मतलब एक क्या कहते हैं, एक पुरस्कार होगा इस टाइप से। तो जो योद्धा थे, जो इनके सैनिक थे, वो बोलते हैं कि हमको एक ऐसे मरने मत दो, हम लोग एक कोशिश करके मरना चाहते हैं। अगर मरना ही है तो हम कोशिश करके मरेंगे, युद्ध करके मरेंगे। तो जो सदाशिवराव भाऊ है वो तैयार हो जाते, ठीक है। और फिर 14 जनवरी 1761 का दिन फिर ये जो युद्ध है भयंकर शुरू हो जाता है। और शुरुआत में
जो मराठा सैनिक थे वो अहमद शाह अब्दाली की सेना पर भारी पड़ जाते हैं। यहां तक कि इसके जो सैनिक थे ना वो युद्ध क्षेत्र से भागना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ना ये बड़ा चालाक था, इसने ना उसको पता था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, इसके जो सैनिक हैं वो युद्ध क्षेत्र से भाग सकते हैं, तो इसके लिए भी उसने तैयारी कर रखी थी। कुछ ऐसे जाति मतलब खूंखार टाइप के जाति थे अफगानिस्तान तरफ के, तो उनको अपनी सेना में इसने नियुक्त कर रखा था। उनका काम क्या होता था, अगर कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र से भागता है उनको वापस जो है युद्ध क्षेत्र में लाओ, अगर वो वापस युद्ध क्षेत्र में नहीं आता है तो उसको मार डालो। तो ये इसने तैयारी कर रखी थी। तो ऐसे जो उसके सैनिक भाग रहे थे तो उनको वापस धकेल करके युद्ध क्षेत्र में लाया गया। और शुरुआत में तो ये लोग काफी अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग भूखे थे तो आगे चल करके ना जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये लोग थकने लगते हैं जिससे कि आखिर में ये हार जाते हैं। जो सदाशिवराव भाऊ है युद्ध क्षेत्र में मार दिए जाते हैं, विश्वास राव ये भी मार दिए जाते हैं, मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत जाता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत जाने के बाद भी वो क्या करता है, जितने भी सैनिक बचे हुए होते हैं ना उन सबको ढूंढ ढूंढ के कत्ल करवा देता है। मतलब जो 14 जनवरी 1761 को काफी सारे लोग मारे जाते हैं, इसके आदमी मारे गए, इधर वाले काफी सारे लोग मारे गए, खुद लीडर मारे जाते हैं। और उसके बाद जो सैनिक थे, जब सदाशिवराव भाऊ की डेथ हो जाती है, विश्वास राव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो जैसे कि युद्ध का जो लीडर है वो मारा जाता है, तो उसके बाद सैनिक जो है हथियार डाल देते हैं। तो सैनिक जो है पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहां वहां शरण लेते हैं, छिपते हैं। तो अगले दिन ना अहमद शाह अब्दाली के सैनिक सबको खोज खोज करके मारते हैं। कहते हैं युद्ध क्षेत्र में जितने लोग नहीं मारे ना, मतलब युद्ध क्षेत्र में जितने लोग मारे गए उससे कई अधिक तो अगले दिन मारे गए। यहां तक कि काफी सारे जो आम नागरिक थे वो मराठों के साथ दक्कन से उत्तर भारत में गए हुए थे। वो लोग उत्तर भारत देखना चाहते थे, तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे लूटपाट काफी होती थी। तो उन्होंने सोचा कि जब इतनी बड़ी सेना दक्कन से उत्तर भारत में जा रही है तो हम भी उनके साथ चलेंगे, सुरक्षा रहेगा। तो इस उद्देश्य से काफी सारे जो लोग हैं दक्कन के आम नागरिक वो भी गए हुए थे और उनका भी वहां पर बड़ी संख्या में कत्लेआम किया गया। तो ये था भाई पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका क्या परिणाम हुआ, तो जो अहमद शाह अब्दाली जो कि पंजाब, सिंध, यहां तक कि दिल्ली पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। थोड़े समय के लिए ये जो है अहमद शाह अब्दाली अपना जो आदमी था ना, इसका जो एजेंट था, कौन था, नजीबुद्दौला, उसको जो है दिल्ली में नियुक्त करके वापस चला जाता है। पंजाब में भी वैसे ही करता है, लेकिन बाद में जो सिख है ना वो फिर पंजाब को स्वतंत्र करवा लेते हैं। मतलब ये ज्यादा समय तक जो है इस क्षेत्र को अपने अधिकार में नहीं रख पाता है। बाद में जब नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर से जो मुगल हैं और जो मराठे हैं वो लोग फिर से थोड़ा बहुत एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और बाद में तो भाई अंग्रेज आ जाते हैं, तो फिर क्या अहमद शाह अब्दाली और क्या मराठे। और इधर मराठों की बात करें तो मराठे जो है ना, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अर्थात जो मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, तो एक समय को ऐसा लग रहा था कि अब जो है मुगलों के बाद भारत में मराठों का एक छत्र साम्राज्य होगा। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध ने इस चीज को गलत साबित कर दिया और जो मराठे हैं वो शक्तिहीन हो गए। हालांकि 10 वर्षों के बाद मराठे जो है फिर से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन पहले जैसा मामला नहीं होता है। और फिर बाद में अंग्रेज हावी होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मराठों का भी पूरी तरह से पतन हो जाता है। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने पानीपत के तीनों युद्धों पर चर्चा किया। तो आप लोग अपने सुझाव मुझे बताइएगा इस वीडियो के संबंध में। अगर कहीं कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और मराठा साम्राज्य हो या फिर मुगल साम्राज्य हो, इन दोनों पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल में। अलग अलग शासकों के, अलग अलग बादशाहों के, अलग अलग छत्रपतियों के, अलग अलग पेशवाओं के, सबका आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसको जरूर देखिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।